हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 जो मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा है, उसमें विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 11वीं, इसका जो त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसके मॉडल उत्तर लेकर इस वीडियो में हम आए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं, किंतु इस मॉडल उत्तर में केवल हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 15 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। इसमें अथवा वाले प्रश्न भी शामिल हैं, और चूँकि प्रश्न नंबर 16 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें कवि परिचय, लेखक परिचय, साहित्यिक परिचय, भाव विस्तार, गद्यांश पद्यांश के अर्थ, पत्र लेखन और निबंध है, जो बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनकी तैयारी आपको पृथक से करनी चाहिए। लेकिन बाकी जो लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी को मैंने इस प्रश्न पत्र पर हल करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अन्य प्रश्न पत्रों को भी मैं आपको भेज सकूं। तो आइए देखें हम विषय हिंदी कक्षा 11वीं के मॉडल उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अब देखते जाइए, इसमें सही उत्तर भी मैंने अंकित किया है। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो सही उत्तर है, ये ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि थे। दूसरा प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है निर्वेद। तीसरा प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के किस संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है, हम हशमत नाम के जो रचना थी उससे मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र लिया गया है। चौथा प्रश्न है, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। अगला है 5वें नंबर पे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था। सही उत्तर है गानपन। उसके बाद अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय एवं शक्तिशाली माध्यम है, और इसका सही उत्तर है, संचार का सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली माध्यम है दूरदर्शन। आगे अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, मीरा के आराध्य खालिस्तान थे। सही उत्तर है, सभी को मालूम है कि मीरा के आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। दूसरा प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 33। स्थायी भाव प्रत्येक रस में 1 होता है, और संचारी भाव जो 33 होते हैं, और संचारी भाव मन में व्यक्ति के आते जाते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विदाई संभाषण खालिस्तान की रचना है। तो विदाई संभाषण जो है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता खालिस्तान वाक्य है। सही उत्तर है, ये संकेतवाचक वाक्य है। अगला है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म खालिस्तान है। सही है, चित्रपट संगीत का जो मुख्य गुणधर्म है वो द्रुतता एवं चपलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है। सही उत्तर है उदंत मार्तंड। आगे अब हम देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। तो कबीरदास जी की रचना बीजक है। ये सत्य है, क्योंकि कबीरदास जी की एक ही रचना थी बीजक, जिसके 3 भाग थे, साखी, शबद और रमैनी। तो बीजक एक ही पुस्तक के 3 भाग थे। कहीं कहीं रचनाकार इसको साखी को अलग बताते हैं, शबद को अलग बताते हैं, रमैनी को अलग बताते हैं, लेकिन उनकी एक ही पुस्तक थी बीजक। दूसरा प्रश्न है, कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है। तो असत्य है ये, कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में नहीं होती। माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की आवृत्ति होती है। कठोर वर्णों की आवृत्ति तो ओज गुण में होती है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, यह भी सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ये गलत है। रचना के आधार पर वाक्य के मात्र 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग होता है।
ये सही है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में पूरे तालों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। यह उत्तर भी सही है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, 4 काल जो होते हैं उसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरा है, नरसिंह जी रो मायरो, ये किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? कामायनी। अगला है, नान बाइयों का मसीहा, मियाँ नसरुद्दीन। 5वें नंबर का प्रश्न है, बाल की खाल निकालना, मतलब अर्थ है इसका बात साफ करना। स्वर सम्राज्ञी, ये लता मंगेशकर को कहा गया है। और जनसंचार की मजबूत कड़ी है प्रिंट मीडिया। ये 4 नंबर के प्रश्न हो गए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मानव शरीर के निर्माण में 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है, मानव शरीर के निर्माण में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये 5 तत्व है। अगला प्रश्न है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। अप्पू के 2.5 साल गद्य पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो संस्मरण विधा है। संस्मरण जो विधा है वो अप्पू के 2.5 साल है। अगला है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? तो सही उत्तर है, स्थायी मैनेजर के पद पर उन्होंने नियुक्त किया था। अगला है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक। सही उत्तर है, कुमार गंधर्व। अगला प्रश्न है, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करिए। सही उत्तर है, वह धनवान होने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। इसके अतिरिक्त भी आप अलग से और प्रश्न वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। जनसंचार के कोई 2 माध्यम लिखिए। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं और रेडियो, ये जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यम हैं। अगला है, 6वें नंबर का प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति धारा, तो भक्ति की 2 धाराएं प्रभावित हुई थी, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा की भी 2 धाराएं हुई थी। तो संत कबीरदास जो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे और इनकी प्रमुख रचना थी बीजक। और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। इसे अच्छे से याद रखिएगा, कई लोग इसमें ही गलतियां कर देते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 6 का, अथवा छायावादी 2 कवि के नाम एवं रचनाएं लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जिनकी रचना है झरना आंसू, और सुमित्रा नंदन पंत ये पल्लव और गुंजन। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? तो मीरा जो थी वो पति के रूप में कृष्ण की आराधना करती थी, और वो कहती भी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेर पति सोई। अर्थात वो उनका जो भाव था वो दाम्पत्य भाव था, मतलब पति पत्नी के रूप में जो भाव होता है वो भाव उनका था, अर्थात पति के रूप में वो उनकी आराधना किया करती थी। प्रश्न नंबर 7 का, अथवा है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार सभी के लिए समान हवा, समान जल प्रवाहित होता है, सभी जीव एक ही प्रकाश पुंज में समाहित हैं, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से समस्त प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही ईश्वर है, हम सभी की रचना है और वह एक है। अर्थात एक ही ईश्वर है और हम सभी उसी की रचना है, और इस तरह ईश्वर एक है। तो ये है, हो गया है कबीरदास जी का। अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिखिए। तो प्रबंध काव्य की रचना में कथा शुरू होने से अंत तक क्रमबद्ध रूप में रहती है, जबकि मुक्तक काव्य में क्रमबद्धता नहीं होती। अर्थात मुक्तक मतलब एक ही पद होता है, वो मुक्त होता है, उसका ना तो पूर्व के पद से न पश्चात के पद से कोई संबंध होता है, इसलिए उसको मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। वह मुक्तक काव्य होती।
मुक्तक काव्य में एक भाव, एक अनुभूति और एक कल्पना का चित्रण होता है। दूसरा अंतर है, प्रबंध काव्य की रचना में कई अंतर कथाएँ भी होती हैं, जबकि मुक्तक काव्य में केवल एक ही कथा होती है और वही उसमें कोई अंतर कथाएँ नहीं होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 का जो अथवा है, दो महाकाव्यों और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो दो महाकाव्य में रामचरितमानस, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी, और दूसरे हैं कामायनी, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 9 जो है वो प्रसाद गुण का उदाहरण दीजिए। जिस काव्य को पढ़ने सुनने में सहृदय के चित्त में शांति हो, बुद्धि निर्मल बने तथा मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है। उदाहरण के रूप में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षा और वीर व्रतधारी बने। इस तरह की जो होता है उसमें प्रसाद गुण होता है। अगला देखेंगे प्रश्न 9 का अथवा वाला, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण दीजिए। एक ही वाक्य में व्यक्ति संदर्भ अनुसार अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं, तो उसमें कौन सी व्यंजन शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति। और मूल रूप से इसमें व्यंग भी समाहित होता है। अब एक ही वाक्य के अलग अलग जब अर्थ लगाते हो, जैसे किसान, संध्या हो गई, इसमें किसान के लिए वह घर जाने का है, चौकीदार के लिए ड्यूटी पर जाने का है। तो इस तरह से कोई कर्मचारी है तो उसको घर वापस आने का है। तो इस तरह से जो अलग अलग अर्थ निकलते हैं वो उसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु युग के दो प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं लिखिए। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी प्रमुख रचना प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, और प्रताप नारायण मिश्र, इनकी लहर और परीक्षा। प्रश्न नंबर 10 का अथवा देखेंगे, रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर लिखिए। तो रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का कलात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, अर्थात ये काल्पनिक भी हो सकती है, जबकि संस्मरण में महान व्यक्ति के प्रत्यक्ष संसर्ग का वर्णन किया जाता है। अर्थात किसी महान व्यक्ति से आप मुलाकात किए और उसके बाद उस घटना को, उसकी बातों को याद करके जब आप लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। दूसरा है इसमें, रेखा चित्र में लेखक जो कुछ भी देखता है उसका भावनात्मक वर्णन करता है, जबकि संस्मरण में जबकि इसमें रेखा चित्र में काल्पनिक वर्णन होता है, जबकि इसमें नहीं लिख पाया है, संस्मरण में यथार्थ वर्णन होता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों ला गया, उसे फिल्माने के लिए किस दृश्य को पूरा किया गया है? तो इसको देख लें जरा कि पहले दृश्य में भूलों के द्वारा एक दृश्य फिल्माया गया था, किंतु उस वक्त पैसे समाप्त होने के कारण और दूसरा दृश्य लगभग 6 माह बाद फिल्माया गया था, किंतु उस समय जब दूसरा दृश्य फिल्माया जाना था तब भूलो की मर चुका था। अतः उसके दृश्य में भूलो जैसे दूसरे कुत्ते से अभिनय करवाया गया था, और थाली जो कुत्ते से थाली में बचे हुए भात, जिसे सर्वजय ने गबले पर डाल दिया था, नए कुत्ते ने उसे खा लिया था। इस तरह दूसरे कुत्ते के साथ यह दृश्य फिल्माया गया था, तो इसलिए भूलो की जगह दूसरा कुत्ता लाया गया था। प्रश्न नंबर 11 देखें, अथवा नानबाई किसे कहते हैं? इसमें नानी लिखा गया है, एक्चुअल में नानबाई है। नानबाई किसे कहते हैं? जो तरह तरह की तंदूरी रोटी बनाने वाले को नानबाई कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, निपात किसे कहते हैं? दो वाक्यों में निपात का प्रयोग कीजिए। तो किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, मात्र, काश, सिर्फ आदि। अब इसमें एक चीज़ और मैं बदला देता हूँ आपके ज्ञान संवर्धन के लिए, कि निपात शब्द को हटा लेने पर भी वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। अब उदाहरण देखें, जैसे कल मैं भी भोपाल जाऊंगा। कल जैसे कल मैं भोपाल जाऊंगा, ये सिंपल हो जाता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ पर जोर दें, कल मैं भी भोपाल जाऊंगा, तो यहाँ पर भी पर जो हम जो जोर दे रहे हैं तो वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे मुझे मात्र 500 रुपये की आवश्यकता है,
यहाँ पर जब हम मात्र में जोर देकर बात करते हैं तो वो निपात शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। अर्थ, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य बनाना। तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि नकारात्मक बनाना इसलिए नहीं है। अगला है, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। इसको जब संकेतवाचक में बनाएंगे तो जो ईमानदार व्यक्ति है वह झूठ नहीं बोलता। तीसरा 13वें नंबर का प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी। तो यहाँ पर तेजस्विनी आ जाएगा, लक्ष्मीबाई इसमें यहाँ पर भी तेजस्वी लिख गया है, यहाँ आ जाएगा तेजस्विनी। तो तेजस्विनी नारी थी। अगला है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो यहाँ पर सबसे हट जाएगा, क्योंकि सबसे अतिरिक्त शब्द हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 का अथवा देखें। वाक्यों में प्रयोग करिए। हृदय में शूल उठना, अर्थात इसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। रमेश की लॉटरी खुलने पर दिनेश के हृदय में शूल उठने लगी। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। इज्जत धूल में मिलना, अर्थात इज्जत चली जाना। भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर उसकी इज्जत धूल में मिल गई। तो ये भी वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, लता के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन है, और दूसरा, उनके कंठ से निकलने वाले स्वरों में बालपन जैसी निर्मलता है। तो ये इनकी 2 विशेषता हो गई। प्रश्न नंबर 14 का अथवा देखें। शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में 2 अंतर लिखिए। तो पहला देखेंगे, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता होता है, जबकि चित्रपट संगीत में द्रुतलय एवं चपलता होती है। यह चपलता लिखा गया है, चपलता होती है। दूसरा है, शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है, अपने परिष्कृत रूप में होता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है और उसका रूप परिष्कृत नहीं होता। तो ये 2 प्रमुख अंतर हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, जनसंचार माध्यम के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। पहला, जनसंचार माध्यम के द्वारा शीघ्र सूचनाएं दुनिया भर में पहुंचाना, एक ये प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा, संचार माध्यमों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना, ये भी इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। प्रश्न नंबर 15 का अथवा देखेंगे। जनता जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का नाम लिखिए। तो दूरदर्शन और इंटरनेट ये बिल्कुल आधुनिक माध्यम है। तो इस तरह से ये 15 प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने दिया। आशा है कि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करके अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियो जो आपकी परीक्षा से संबंधित है वो आपको शीघ्रता से मिल जाएं। धन्यवाद।